आदाब नाजरीन, खैर मकदम है आपका। आप देख रहे हैं जी सलाम, मैं हूं इमरान खान और लेकर हाजिर हैं हम सलाम दक्कन। आइए आगाज करते हैं अपने जुनूबी हिंद की खबरों का। कर्नाटक के बाद हैदराबाद पहुंचे कांग्रेस सदर राहुल गांधी ने खवातीन की हिफाजत का मुद्दा उठाया है। रियासत की खातून कारकुनान के साथ मीटिंग करते हुए उन्होंने कहा कि पूरे मुल्क में उनके साथ ज्यादती हो रही है, छोटी बच्चियों को नहीं बख्शा जा रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि ऐसे कामों में बीजेपी एमएलए तक मुलव्विस रहे हैं, लेकिन पीएम मोदी इस पर खामोशी अख्तियार किए हुए हैं। इस मौके पर उन्होंने जीएसटी को गब्बर सिंह टैक्स बताते हुए इसकी खामियां गिनवाई। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की हुकूमत बनने के बाद मौजूदा जीएसटी खत्म कर दिया जाएगा और अगर वो हुकूमत में आते हैं तो मौजूदा जीएसटी को खत्म कर देंगे। ₹1 कर्जा माफ नहीं हो सकता है। मोदी सरकार, हमारी यहां सरकार आएगी तो हमारा फोकस रोजगार देने पे होगा और जो हमारी महिलाएं हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, उनकी रक्षा और उनको मदद करने पे होगा। प्रधानमंत्री जी ने नारा दिया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मगर जब उत्तर प्रदेश में बीजेपी का एक एमएलए महिला का रेप करता है तो प्रधानमंत्री के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है। बिहार में छोटी छोटी बच्चियों का रेप होता है तो नरेंद्र मोदी जी के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है। पूरे देश में बलात्कार हो रहा है, हर प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ रेप हो रहा है, प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं कहते हैं। रूल सर्विस टैक्स है, गब्बर सिंह टैक्स। ये जो जीएसटी है ये गरीबों के जेब से पैसे निकालने का तरीका है। ये जीएसटी नहीं है, ये गब्बर सिंह टैक्स है। जब कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी हम आपको जीएसटी देंगे, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। उसमें सिर्फ एक टैक्स का लेवल होगा, उसमें 5 अलग टैक्स नहीं होंगे। उसमें आपको हर महीने अलग अलग फॉर्म नहीं भरने पड़ेंगे। कांग्रेस पार्टी सोचती है कि महिलाओं के बिना ये देश आगे नहीं जा सकता है और कांग्रेस पार्टी चाहती है कि चाहे वो राजनीति हो, चाहे वो इकोनॉमी हो, हर जगह महिलाओं को आगे बढ़ाना चाहिए। और जो आज की सरकार है, चाहे वो दिल्ली की हो, चाहे वो तेलंगाना की हो, वो सोचते हैं कि हिंदुस्तान को आगे ले जाने में महिलाओं की कोई जरूरत नहीं है। वो सोचते हैं कि महिला की जगह घर में है। हम सोचते हैं कि महिला की शक्ति का प्रयोग देश को चलाने में लगना चाहिए। और इस दौरान राहुल गांधी ने मरकज के साथ साथ रियासत की केसीआर हुकूमत को भी जमकर निशाने पर लिया। आज तेलंगाना में एक परिवार की सरकार चल रही है, पूरा का पूरा फायदा एक ही परिवार को दिया जा रहा है। किसानों से जमीन छीनी जाती है, महिलाओं को एसएचजी में मदद नहीं की जाती है, किसान को जो सपोर्ट देनी चाहिए वो नहीं मिलती और भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार दिखाई देता है। और जो हालत तेलंगाना में है वही हालत दिल्ली में है। और जो भी वायदे आपसे चाहे मोदी जी ने किए हो, चाहे आपके चीफ मिनिस्टर ने किए हो, वो उनको पूरा नहीं करते हैं। वह तीसरे महाज के लिए बेताब नजर आ रहे तेलंगाना के सीएम अब बैकफुट पर नजर आने लगे हैं। चंद्रशेखर राव ने अब 2019 के लिए सारे रास्ते खुले रखने का इशारा दिया। हालांकि सेकुलर होने के सवाल पर वो भड़क गए और कहा कि यह कोई कहने की बात नहीं है। उन्होंने मिसाल दी कि अकलियतों के लिए मरकज 4000 करोड़ देती है, जबकि तेलंगाना हुकूमत 2000 करोड़ खर्च कर देती है। राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन की हिमायत के सवाल पर उन्होंने कहा कि यह एनडीए या बीजेपी की हिमायत नहीं थी, बल्कि ये जेडीयू और नीतीश कुमार का साथ देने की बात थी, उनके साथ समझा जाए। उन्होंने कहा कि इससे नीतीश के अलावा किसी ने हिमायत की मांग उनसे नहीं की थी। वाज़ेह है कि इलाकाई जमातों के महाज के लिए मगरबी बंगाल का दौरा कर चुके केसीआर का रुख हालिया दिनों में बदला नजर आया। एक तरफ जहां उन्होंने डिप्टी चेयरमैन के इंतखाब में एनडीए उम्मीदवार की हिमायत की, वहीं पार्लियामेंट में तहरीक अदम एतमाद तजवीज से पहले पीएम मोदी की जमकर तारीफ कर चुके हैं, जिसको लेकर के सियासी गलियारों में तरह तरह के चर्चे सरगर्म हैं। 100% మా నితీష్ కుమార్ ఫోన్ చేసి అడిగాడు, మేము సపోర్ట్ చేసాం. వాట్ ఈస్ యువర్ అబ్జెక్షన్? వై ఆర్ యూ కన్ఫ్యూజ్ అన్నెసెసరీ? వి హ్యావ్ అబండెంట్ క్లారిటీ. ఓ ప్రాంతీయ పార్టీగా
మాకు అవకాశం వచ్చింది, దయచేసి మీరు సపోర్ట్ చేయమని అడిగినారు. అండ్ దట్ ఈస్ ద ఓన్లీ పార్టీ విచ్ హెస్ రిక్వెస్టెడ్ మీ. నోబడీ బాదర్ మమ్మల్ని. వాళ్ళు కాంగ్రెస్ అడగలేదు, ఇంకా వెళ్ళే ఎవరు అడగలేదు మమ్మల్ని. ఒకడే ఒక వ్యక్తి అడిగిండు, ఒక పార్టీ వాళ్ళు ఎవరైతే తెలుస్తున్నారు. యాజ్ ఎ కట్టసి ఈజ్ మై గుడ్ ఫ్రెండ్, మిస్టర్ నితీష్ కుమార్ ఈజ్ మై గుడ్ ఫ్రెండ్. ఈ సైడ్ మీకు అవసరం పడ్డప్పుడు మేము కూడా చేస్తామన్నాడు ఆయన. ఇట్స్ ఎ కట్టసి. టుమారో ఇట్ మే హ్యాపెన్. हु सेज इज ए बिग पार्टी इन बिहार. अरे आप कोई संकेत ऐसा ले रहे तो लेने दो भाई, उसके वास्ते मैं क्या करना. उनका मदद नहीं किया ना, बोल दिया ना मैंने. हमने नीतीश कुमार पार्टी का मदद किया डेफिनेटली. हर चीज को आप ऐसा गिनते जाओगे तो गिन लो, वो आपका खुशी की बात है. अब मैं जाके मोदी जी से मिलता हूं बिकॉज इज ए प्राइम मिनिस्टर. मिलने पर भी कोई अखबार लिख रहा. अब लिख लो, क्या करना है. हम बार बार हर दिन नहीं बोलते ना. हम कितने सेकुलर है आप जानते हैं. हिंदुस्तान में कहीं भी नहीं है. सेंट्रल गवर्नमेंट का माइनॉरिटीज के लिए 4000 करोड़ है. सिर्फ एक राज्य का तेलंगाना का 2000 करोड़ है. इससे ज्यादा टेस्टिंग नहीं करना चाहिए. और बार बार हम डिक्लेयर करते रहे हम 100% सेकुलर पार्टी है, सेकुलर रहेंगे. अभी मेरे मुंह से सुने आप हम किसी पार्टी से अलायंस करने वाले नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ. हैदराबाद से हमारे रिपोर्टर मेहंदी अली बाकरी जुड़ गए हैं, फोन लाइन पर हमारे साथ आइए, उनसे बात करेंगे. आप इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे मेहंदी अली, और तमाम सवालात हो रहे थे केसीआर से. आज उनका रुख कुछ बदला सा नजर आया. तमाम मुतबादिल खुले रखने की वो बात कर रहे हैं. किस तरफ इशारे हैं, क्योंकि एक तरफ वो वजीर आजम मोदी की भी तारीफ करते हैं, नीतीश कुमार को भी कटसी के बिना पर सपोर्ट देने की बात करते हैं, तो किस तरफ जाते से नजर आ रहे हैं. हेलो जी, मेरा सवाल आपने सुना. हाँ सर, एक बार फिर सवाल दोहराएं. मैं जानना चाह रहा हूं कि तमाम मुतबादिल खुले रखने की बात कर रहे हैं सीएम केसीआर, इसको किस तरह से समझा जाए, क्योंकि वो एक तरफ वजीर आजम की भी तारीफ करते हैं, नीतीश कुमार की भी तारीफ करते हैं, उनका साथ देने की बात कहते हैं. ये केसीआर इस वक्त काफी मोदी से नाराज हैं. उनका ये कहना है कि हमने 1.5 घंटा उनसे मुलाकात की, लेकिन वो कुछ भी तरीके से तेलंगाना स्टेट को सपोर्ट करने तैयार नहीं है जी. लेकिन नेक्स्ट टाइम हम जिस तरह बात फैलाई जा रही है, हम उस वक्त तेलंगाना टीआरएस अकेले इलेक्शन लड़ेगी, ना ही एनडीए का पार्ट होगी. क्योंकि तेलंगाना गवर्नमेंट जो डिमांड किया था कि हाईकोर्ट के इशू को लेकर, सेक्रेटेरिएट को क्या इशू लेकर, उस पर मोदी ने अपनी कोई हामी नहीं दी है. उसको लेकर वो मोदी से सख्त नाराज हैं. लेकिन जिस तरह से राहुल गांधी तेलंगाना का दौरा कर रहे हैं और लगातार लोगों से राब्ते में हैं, उसको भी कैसे देखा जाए, क्योंकि कांग्रेस भी वहां पर पूरी ताकत लगा रही है. ऐसे में केसीआर के सामने मुतबादिल भी, और आज कई इल्जामात राहुल गांधी ने भी इस हुकूमत पर, तेलंगाना हुकूमत पर दिए हैं, रखे हैं. बिल्कुल आपने सही बताया. लेकिन हैदराबाद में राहुल गांधी के आने से एक अजीब सा माहौल हो गया है, एक वलवला सा माहौल चल रहा है. पूरे तेलंगाना में खुशी की लहर है. थोड़ी सी सियासत यहाँ पर बदलती नजर आ रही है. कांग्रेस को जो यहाँ पर खत्म कर दिया गया था, तेलंगाना में कांग्रेस नहीं के बराबर हो गई थी, तो उसे जान फूंकने राहुल गांधी यहाँ पर पहुंच गए और काफी उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ा. उन्हें यूनिवर्सिटी जाने नहीं दिया, उन्हें एलपी स्टेडियम में पब्लिक मीटिंग करने नहीं दिया, उन्हें दरगाहों को जाने नहीं दिया, उन्हें कई जगह परमिशन हुकूमत तेलंगाना ने नहीं दिया. इससे साफ जाहिर होता है कि हुकूमत तेलंगाना राहुल गांधी के विषय से काफी परेशान है. और राहुल गांधी ने जो कहा कि फैमिली पार्टी बन के रह गई है टीआरएस, ये बात इससे पहले. तो मेरा सवाल ये है कि जब केसीआर और उनकी हुकूमत या तेलंगाना की पार्टी राहुल गांधी से, कांग्रेस से परेशान है, तो क्या वो एनडीए की तरफ कुछ नरम होती जा रही है? बात तो ऐसी ही चल रही थी कि टीआरएस और बीजेपी का अलायंस होगा, एनडीए के ये पार्टनर होंगे. लेकिन जब से ये दिल्ली जाकर आए हैं, जहां पर मुझे 1.5 घंटा इन्होंने मुलाकात की, उसके बाद से इनके लफ्ज बदल गए हैं, इनका रुझान बदल गया है, सोच बदल गई है. उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ तौर पे कह दिया कि हम अकेले ही इलेक्शन लड़ेंगे, एनडीए के पार्टनर नहीं होंगे, ना ही इनसे अलायंस होगी. क्योंकि ये माइनॉरिटी के साथ ही नहीं बल्कि तेलंगाना स्टेट के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं. उनको बजट नहीं दे रहे हैं. जो सेंटर से बजट आना चाहिए था, वो बजट अब तक नहीं आया. ये नाराजगी का इजहार केसीआर तेलंगाना चीफ मिनिस्टर कर रहे हैं. पहले तो मोदी की हाँ में हाँ मिलाया करते थे, लेकिन जब से वो दिल्ली होकर आए हैं, अब उनकी हाँ में ना
ठीक लग रही है, है। तो नए रास्ते तलाशने की कोशिश में वजीर आला केसीआर, और अब देखना यह होगा कि तेलंगाना राष्ट्र समिति किस तरह से 2019 के चुनाव में उतरती है और क्या कुछ इनका एजेंडा होता है। लेकिन फिलहाल तजब्जुब में नजर आते हैं वजीर आला। बहुत शुक्रिया मेहंदी अली बाकरी आपका इस पूरी बातचीत के लिए हैदराबाद से। इधर अमेरिकी डॉलर के मुकाबले हिंदुस्तानी रुपया अब तक की सबसे निचली सतह 70.07 पर पहुंचने पर सियासत शुरू हो गई है। इस मामले पर कर्नाटक कांग्रेस का कहना है कि मरकजी हुकूमत के इक्तिसादी पॉलिसियों का नतीजा है ये कि रुपया इस लेवल पर गिरा है। हालांकि एसबीआई इसकी वजह तुर्की के हालात को बता रही है। वाज़ेह है कि तुर्की करेंसी लीरा में लगातार जो गिरावट हो रही है, जिसका असर भारत में होने की बात कही जा रही है, लेकिन अपोजिशन जमातें इसे सरकार की नाकामी के तौर पर देख रही है। आज अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 70.07 की सबसे निचली सतह पर पहुंच गया था। Get the news that the dollar rate has fallen at the lowest, 70.10 if I am true. So this is all-time lowest. Honorable Prime Minister, he is saying that he is improving the economy. He is bent on growing the economic growth and all. But this is a big surprise. Many of our international transactions are based on dollars only, especially oil, purchasing oils and other things. So definitely, what all remedies are necessary, Government of India should intervene and they should take necessary steps, because this will cause a great hindrance to the growth of our country. Definitely this is a very serious matter and the government should take it seriously and set it right. यहां रुक रहे हैं नाज़रीन एक छोटे से वक्फे के लिए, लौट रहे हैं अपने दक्कन की और भी खबरों के साथ। आप देखते रहिए सलाम दक्कन। आप देख रहे हैं जी सलाम और हम पेश कर रहे हैं सलाम दक्कन। बेंगलुरु से एरो इंडिया शो की मेजबानी हटाने की खबर पर रियासत में मुजाहरे का दौर शुरू हो गया है। मरकजी हुकूमत के फैसले के खिलाफ एनएसयूआई कारकुनान ने जमकर हंगामा किया। इस दौरान मुजाहिरीन ने धमकी दी कि अगर वजारत दिफा अपने फैसले को वापस नहीं लेती है तो वो रेल और हवाई उड़ानें भी रोकने का काम करेंगे। हाईवे जाम से अपने मिशन का आगाज करते हुए कांग्रेस के तलबा विंग के कारकुनान ने जमकर नारेबाजी की। जाम कर रहे कारकुनान को हटाने के लिए पुलिस एहलकारों ने उनके साथ नोकझोंक भी हुई। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता 20 सालों से एरो इंडिया शो बेंगलुरु में होता रहा है, जो इस साल का 22वां शो है और खबर यह थी कि यही होगा, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बार ये शो नवंबर या दिसंबर में लखनऊ में किया जा सकता है, जिसको लेकर के रियासती हुकूमत ने भी नाराजगी का इजहार कर दिया है। जैसे कि आप जानते हैं कि जो 20 साल से एयर शो होता था बेंगलोर के अंदर, और बेंगलोर का एक प्राइड का बात था कि पूरे देश से लोग आते थे बेंगलोर में एयर शो अटेंड करने, और आज केंद्रीय मंत्री निर्मला सीताराम ने उसको लखनऊ शिफ्ट करने की बात बोली है। शिफ्ट करना चाहते हैं वो लोग और हम उसका विरोध करते हैं, और हम ये बिल्कुल नहीं होने देंगे कि वो बेंगलोर से निकालें। बेंगलोर की एक प्राइड की बात है जिसमें सब देश से लोग आते हैं, तो इसके आज इसीलिए हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और आज एक हाईवे ब्लॉक कर रहे हैं, नेशनल हाईवे। अगर इन्होंने बात नहीं माना और शिफ्ट करने की इन्होंने भी डिसीजन ले लिया है, तो हम लोग भी आपको बताना चाहते हैं कि आने वाले दिनों में पूरे प्रदेश के अंदर जितने भी हाईवे हैं एनएसयूआई बंद करेगी, और जितने रेल यहाँ से दिल्ली जाएगी सब रेल को रोकेंगे, जितने फ्लाइट्स उड़ेंगे सब फ्लाइट को रोकेंगे। ये आपको एक चेतावनी दे रहे हैं हम एनएसयूआई कर्नाटका से, और आज हम एक हाईवे ब्लॉक करके आप एक संदेशा देना चाहते हैं कि हम लोग भी उसके विरोध में हैं। For the past 20 years in Bangalore, it has been a pride for the air show to be conducted here, but out of nowhere they have been taking it away from us and sending it to Lucknow. So we all want to, if this is not going to come back to Bangalore, we are all going to go on a strike. We are going to block the roads. We are going to start off from this highway, and we are going to block the entire Karnataka highway roads. कर्नाटक के कलबुर्गी में एक गधा लोगों का उनका मुस्तकबिल बता रहा है लोगों को। रियासत के कलबुर्गी में एक उर्स के मौके पर होने वाले एक तकरीब के दौरान इस गधे की एक अलग ही धूम नजर आई, जो पूरी रियासत में चर्चा का मरकज बना हुआ है। लोगों के मजबे में कोई भी सवाल पूछने पर गधा सही जगह पर जाकर खड़ा हो जाता है। इस नजारे को देखते हुए लोग अपना मुस्तकबिल जानने के लिए कतार में खड़े नजर आए।
पर पन्नालाल का एक प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम में पन्नालाल बोले तो एक गधा, लोग बोलते हैं गधे को अकल नहीं है। यहाँ आने के बाद मालूम होता अकल किसके पास है। ये पन्नालाल डॉक्टर कौन है उसके पास जाके ठहरता है, इंजीनियर कौन है उसके पास जाके ठहरता है, जो बच्चा खाना कौन ज्यादा खाता है वो बच्चे के पास ठहरता है, जो बीवी अपने शौहर के पास से पैसे निकाल लेती चोरी से उसके पास जाके ठहरता है, और जो बच्चा पढ़ाई में कम ध्यान देता है वो उसके पास जाके ठहरती है। 2018 जो ये साल रहता, कौन सा उसके लिए लकी है तो उसके पास जाके ठहरता, कौन सा बच्चा शरारती है उसके पास जाके ठहरता, कौन सा बच्चा आज पानी नहीं नहा के आया उसके पास जाके ठहरता, कौन सा बच्चा मोबाइल अभी तो चुराए उसके पास, कौन चुराए उसके पास। इधर साबिक सीएम एम करुणानिधि की मौत के बाद उनके बड़े बेटे अलागिरी के दावे के बाद तमिलनाडु की सियासत गरमाने लगी है। डीएमके के कारगुजार सदर एम के स्टालिन ने कारकुनान की मीटिंग बुलाकर के अपनी ताकत का मुजाहरा किया। मीटिंग में पार्टी के ज्यादातर लीडरान पहुंचे थे। हालांकि पार्टी का कहना है कि मीटिंग में ऐसी किसी बात पर गौर तक नहीं हुआ है, क्योंकि कारकुनान अपने महबूब लीडर की कही हुई बातों पर ही अमल करेंगे। वाज़ेह है कि कल एक तकरीब के दौरान अलागिरी ने दावा किया कि पार्टी कारकुनान उनके साथ हैं, इसलिए वो पार्टी की क़यादत करेंगे। वाज़ेह है कि करुणानिधि के छोटे बेटे एम के स्टालिन उनकी जिंदगी से ही डीएमके के कारगुजार सदर हैं, जो अब तक पार्टी के तमाम फराइज को अंजाम देते रहे हैं। वाज़ेह है कि साबिक सीएम जयललिता की मौत के बाद भी एआईएडीएमके में भी दो खेमों में ये बढ़ गई थी, और टीटीवी दिनकरन अपनी अलग पार्टी बनाकर खुद को जयललिता का असली वारिस बता रहे हैं। मतलब है कि एम करुणानिधि की बीते 7 अगस्त को मौत हो गई थी। तमिलनाडु की रियासत में उनसे बड़ा करिश्माई लीडर कोई और नहीं था, और करुणानिधि 5 बार सीएम रहे। उनके कुनबे में 2 बीवियों समेत 6 बच्चे हैं, जिनमें कि द्रमुक के कारगुजार सदर एम के स्टालिन और राज्यसभा रुकन एम कनिमोजी उनकी बेटी हैं। See, we have lost a great leader, not only a leader of the DMK, he was a leader of the whole Tamil community all over the world. So it is a great occasion. We have to remember his deeds for the party, for the people, for the state and for the country. That was what we did. We just, every leader who spoke here told that he should hold the mantle of Dr. Kalaignar. That is. No, actually, I don't want much to comment on this, because hardly a week has passed after the demise of Honorable strong leader of DMK, Kalaignar Karunanidhi. But when one sun is setting, many stars will try to emerge. That's all I can say. We will see the activity of Alagiri. This is not a new story. Alagiri and Stalin story is an old story. और केरल में बारिश का कहर बदस्तूर जारी, जिसकी वजह से रियासत के 12 अजला में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। सैलाब की वजह से हजारों बेसहारा लोग राहत कैंपों में जिंदगी गुजारने को मजबूर हो गए हैं। एक अंदाजे के मुताबिक अब तक 8,000 करोड़ से ज्यादा इमलाक का नुकसान हो चुका है, जो इस वक्त भी जारी है। 50 साल बाद आई ऐसी तबाही में अब तक 180 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई लोग अभी लापता बताए जा रहे हैं। इस दौरान एनडीआरएफ की टीम ने पूरी मुस्तैदी के साथ लोगों की मदद करना शुरू कर दिया है। भारी बारिश की वजह से इडुक्की समेत ज्यादातर बांधों को खोल दिया गया है, और इसकी वजह से भी कई इलाकों में भारी तबाही की खबरें सामने आ रही हैं। तो केरला में बारिश की वजह से भारी तबाही, और वजीर दाखिला राजनाथ सिंह ने भी इलाके का जायजा लिया था पिछले दिनों, और सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से भी तुरंत 100 करोड़ रुपए की मदद दी गई है, और 180 से ज्यादा लोगों की मौत की अब तक खबर है, जबकि कई लोग लापता बताए जा रहे हैं। कई अजला इस वक्त सैलाब की जद में हैं। एनडीआरएफ की टीम ने पूरी मुस्तैदी के साथ लोगों की मदद करना शुरू किया था, और ये सिलसिला अभी भी जारी है। तो नाज़रीन, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन जी सलाम पर जारी है खबरों का सफर। आप रहिए जी सलाम के साथ।